उस जगह का, उस संस्था का मूल्यांकन करने का दिन है। वार्षिक उत्सव का सीधा सीधा मतलब यह है कि आपने अपने पुष्पों को, आपने अपने नौनिहालों को जिनके हाथों में सौंपा है, वो बच्चे उनके हाथों में सुरक्षित तो हैं, वो उनके हाथों में संस्कृत तो हो रहे हैं, वो उनके हाथों में शिक्षित तो हो रहे हैं। साल में एक दिन ये देखने का मौका आता है जो आज आपके सामने जीआईएस ने प्रस्तुत किया है। मेरे अनुसार वार्षिक उत्सव का मात्र सीधा सीधा नमूना यही है। और इस कार्यक्रम को प्रस्तुत करने के लिए शाला के प्रिंसिपल ने मां सरस्वती के मंदिर में खड़े होकर आपके सामने पूरे साल में क्या किया, क्या नहीं किया, ये सारा लेखा जोखा प्रस्तुत किया। और इस लेखे जोखे में उन्होंने बताया कि 700 बच्चों ने मंच पर आपके सामने आकर प्रस्तुतियां दी। ये एक बहुत बड़ी बात है। ये वाकई बच्चों के द्वारा किया गया अनूठा काम है। और कितने बच्चे अबव 90 और 88-89% से कम कोई बच्चा नहीं, ये इस बात को सिद्ध करता है कि जीआईएस की टीम वाकई मेहनत करती है। आप लोगों की मेहनत के लिए मैं पूरी गुड एजुकेशन हब के सारे सदस्यों को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं, मां सरस्वती से आराधना करता हूं कि आप लगातार दिन रात यूं ही दूना चुगना बढ़ते रहें। आज नीमका थाना में आपने एक ब्रांच खोली है, कल आप एब्रोड भी खोलें और इसी प्रकार आपका एक कार्यक्रम बढ़ता रहे, क्योंकि आप लोग एक सद कार्य कर रहे हैं। इस प्रकार के कार्य करने से समाज में आप सेवा भी कर रहे हैं और समाज के बच्चों को आगे भी बढ़ा रहे हैं। बहनों और भाइयों, जमाना बहुत आगे बढ़ चुका है। मेरे साथ जितने मेरी उम्र के लोग हैं या मुझसे बात की भी 2-3 पीढ़ियां जो हैं, वो ये जानती हैं कि 75% अंक प्राप्त करना अपने आप में बहुत बड़ा काम होता था। लोग कहते थे डिस्टिंक्शन आए, गवर्नमेंट उसको स्कॉलरशिप भी देती थी। आज 98.6% नंबर लाकर भी विद्यार्थी संतुष्ट नहीं है। बहुत बदलाव आया है, बड़ा परिवर्तन समय में आया है। इसलिए जमाने के साथ चलने के लिए, अपने आप को स्थापित रखने के लिए इस प्रतिस्पर्धा में बने रहना बहुत जरूरी है। और इस प्रतिस्पर्धा में बने रहने के लिए जीआईएस ने वाकई बहुत अच्छा एक तरीका निकाला है। जिन लोगों ने मेहनत की है उनको आपने आशीर्वाद से नवाजा भी है, उनको आपने पारितोषिक भी दिया है। जिन अध्यापकों ने, जिन विद्वान विदुषी शिक्षिका बहनों और शिक्षकों ने ये पारितोषिक प्राप्त किया, मैं उनको बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं और कहता हूं कि आप लगातार इसी प्रकार मेहनत करते रहे, सफलता आपके कदम चूमेगी, आपके बच्चे। एक बात और आपसे कहना चाहता हूं, पारितोषिक तो जीआईएस के द्वारा मात्र आपको नवाजा गया है। आप उन परिवारों से पूछिए, आप उन बच्चों से पूछिए जिनको आपकी वजह से 100% नंबर मिले हैं। वो पता नहीं कहीं ना कहीं बहुत ऊंचे ओहदे पर पहुंचने के बाद भी आपके सम्मान में जब आप दिखेंगे तो खड़े होकर ये कहेंगे ये हमारे गुरुजी थे, इससे बड़ा कोई पारितोषिक हो नहीं सकता। आज जीआईएस में 2 नए काम शुरू हैं। एक तो IT30 का विजन जो आपने शुरू किया है, एक दूसरा काम कृष्ण जी और शुरू हुआ है। आप बता सकते हैं वो क्या है? कोई बता सकता है? कई लोगों के जिम्मे तो है पर बताना नहीं चाहते। वो दूसरा काम ये हुआ है कि जीआईएस के चेयरमैन संपत जी बेलवाल ने भाषण देना शुरू कर दिया। अब मैं ललित जी से पूछना चाहता हूं कि वो हमारा क्या है। मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं, मैं राजनीतिक क्षेत्र का व्यक्ति जरूर हूं, पर इस कुर्ता और जैकेट के सिवा सरस्वती के मंदिर में आने के बाद कोई मुझे नेता इसलिए नहीं कह सकता कि मैंने आज तक कभी इन संस्थाओं में आकर जहां छोटे छोटे पुष्प खिलते हैं,
जहां इतने अभिभावक लोगों पे भरोसा करते हैं, जहां लगातार विद्वान लोग अपना अच्छा परिणाम देते हैं, वहां आकर कोई राजनीति की चर्चा करे, ये नहीं तो मैं पसंद करता हूं, मैं कभी करता। पर इतना जरूर बताना चाहता हूं कि दुनिया आगे बढ़ रही है, हमारा देश आगे बढ़ रहा है। अभी सुब्रमण्यम साहब कह रहे थे कि क्रिएटिविटी का जमाना है, प्रधानमंत्री जी ये चाहते हैं, प्रधानमंत्री जी वो चाहते हैं, प्रधानमंत्री जी ये चाहते हैं कि मेरे देश का हर एक व्यक्ति कुशल, निपुण और स्किल होना चाहिए, हर एक व्यक्ति के हाथ में हुनर होना चाहिए। लोग सोचते ये हैं कि मोटर वाइंडिंग करना कोई हुनर हुआ, टेलीविजन रिपेयर करना कोई हुनर हुआ, मोबाइल को रिपेयर करना कोई हुनर हुआ। मैं अभिभावकों से कहना चाहता हूं, वो देश जिनको आप बड़े सम्मान की दृष्टि से देखते हैं, वहां का हर एक व्यक्ति अपना टॉयलेट साफ करता है, वहां का हर एक व्यक्ति नालियां साफ करता है। अमेरिका जैसे देशों में नौकर नहीं मिलते, तो जो लोग लाखों रुपए की तनख्वाह कमाकर अपना टॉयलेट खुद साफ करते हैं, अपने नालियां खुद साफ करते हैं, तो फिर मोटर वाइंडिंग छोटा काम कैसे हुआ? प्रतिस्पर्धा करनी है, हमें आगे बढ़ना है। मेरे ही बेटे को इंजीनियर बनना है, आपके ही बेटे को डॉक्टर बनना है, लेकिन ये सारी चीजें आपके बेटे और बेटी सबके सब डॉक्टर, इंजीनियर, आईपीएस, आईएएस बनेंगे, तो फिर दूसरा काम कौन करेगा? मैं जीवन में वो बातें करता हूं जिनका मुझे अनुभव है, जिनको मैंने व्यक्ति से देखा है। मैं एक गरीब परिवार में पैदा जरूर हुआ हूं, लेकिन मैंने दुनिया को बहुत नजदीक से देखा है। मुझे जापान जाने का मौका मिला। एक बात आपसे और कहना चाहता हूं, कुछ लोगों में कमी कुछ लगता है, उनमें ऐसी अपने आप में थोड़ी सी कमजोरी महसूस होती है। फला आदमी को अंग्रेजी नहीं आती, उसको ये भाषा नहीं आती। आपको एक बात को आज सावधान करना चाहता हूं, आगाह करना चाहता हूं, इस पृथ्वी पर, इस दुनिया में हिंदी से अच्छी कोई भाषा हो नहीं सकती। इसलिए तो हिंदुस्तान एमबीबीएस, आईआईटी, आईआईटी सारे के सारे कोर्स हिंदी में शुरू कर रहा है। ये हमारे लिए मान सम्मान की बात है। हम किन्हीं फिरंगियों की गुलामी करें, हम किसी फिरंगियों की जुबान को अपनाएं, हम ऐसा कुछ करें कि दुनिया हमारी जुबान का हमारा अनुसरण करे। इसलिए हिंदी भाषी भी होना कोई कम बात नहीं है। इस भाषा ने अच्छे अच्छे ऋषि, महर्षि, मुनि, सन्यासी पैदा किए। दुनिया को शिक्षा देने वाले स्वामी विवेकानंद भी हिंदी भाषी थे, उनको अंग्रेजी नहीं आती थी, फिर भी दुनिया ने बड़े मौन से उनको सुना और सुनते ही रह गए। आज तो उनको गाते आ रहे हैं। मैं आपसे चर्चा कर रहा था जापान की। मैं जापान में एक बार गया। उन दिनों मैं गल्फ में कहीं नौकरी करा करता था और उस कंपनी की तरफ से मुझे भेजा गया। मुझे भी कोई बहुत ज्यादा अच्छी अंग्रेजी उन दिनों नहीं आती थी, उसके बाद तो थोड़ी थोड़ी सुधर गई। एक महिला जिसके रंग रूप से मुझे लगा है कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत हिंदुस्तानी हो सकती है, और उनको वाकई टूटी फूटी हिंदी आती थी। मैंने उनसे पूछा, माता जी आप कहाँ रहती हैं, आपका क्या नाम? उन्होंने कहा मैं यहाँ रहती हूँ और अब एक मेरे पोता है, उसको स्कूल छोड़ने के लिए गई थी। मैंने कहा जापान है, इसमें स्कूल को छोड़ने की क्या बात है? बोला इसलिए नहीं गई, ये जापान है और जापान द्वितीय विश्व युद्ध में नेस्तनाबूद होने वाला जापान, हिरोशिमा और नागासाकी को आप लोगों ने पढ़ा है, जहां सही रूप से बच्चे आज तक पैदा नहीं होते, जिसका नेस्तनाबूद हो गया था। उस जापान के विकास को देखने के लिए आज अपने आपको इतनी ऊंचाई तक देखना पड़ता है कि सर पर रखा हुआ रुमाल नीचे गिर जाए। और आज हिंदुस्तान इतना पीछे क्यों है? उस महिला ने कहा, इस देश में एक नियम बना हुआ है, बच्चे को पढ़ने जाना है, पर जाने से पहले 1 घंटा कोई ना कोई जापान के विकास के लिए काम करना है। चाहे वो नाली साफ करनी पड़े, वो चाहे सड़क साफ करनी पड़े, वो चाहे किसी के ढाबे पे बर्तन साफ करने पड़े, पर ऐसा कोई काम जो मात्र जापान के लिए होता है वो करना पड़ता है। मुझे मेरे बेटे ने ड्यूटी लगा रखी है, तुम इसकी दादी हो, मैं नौकरी करता हूं, व्यवसाय करता हूं, बच्चा ये काम करता है या नहीं करता, ये देखने जरूर जाना। देखिए वो देश जिसमें बच्चों के लिए राष्ट्र की समर्पिता देखी जाती है। हम लोग खाली ये देखते हैं 98% आए कि नहीं आए।
बच्चे ने पढ़ाई करी कि नहीं करी, और उसे स्पर्धा में आगे निकला कि नहीं निकला, हिंदुस्तान के लिए क्या किया, जब तक ये हम नहीं सोचेंगे तब तक कभी भी हम सफल मानव बन नहीं सकते। मैं हमेशा कहते आया हूं, आज पुनः कहना चाहता हूं, ये बच्चे आपके और मेरे सबके हैं। ये डॉक्टर बने ना बने, ये कलेक्टर बने ना बने, ये आईपीएस बने ना बने, ये आईआईटीएंस बने ना बने, ये I-30 के विजन को लेकर आगे कहां तक पढ़े, कोई बात नहीं। एक बात गांठ बांध कर रखना, ये और चाहे कुछ ना बने, हिंदुस्तान के समर्पित नागरिक जरूर बने, ये हम सब लोगों का जिम्मा है। वरना एक बात बताओ, थोड़े बहुत ज्यादा दिनों की बात नहीं हुई, बहुत कम साल हुई हैं, कश्मीर के अंदर उस केसर की क्यारी में हिंदुस्तान के 5-5 लाख कश्मीरी ब्राह्मणों को एक रात में खदेड़ कर भेज दिया गया। आज तो कोई पूछता नहीं उनका सब कुछ कमाया हुआ गया कहां। भारतीयता की संस्कृति, मां भारती के लिए समर्पण और एक अच्छा नागरिक होना इस बात को सिद्ध करता है कि अगर आप में मानवता है, आप में सामाजिक संरचना है, आप में अच्छी नागरिकता है, भारत के प्रति समर्पण है, तो दुनिया की कोई ताकत इस देश को पीछे छोड़ नहीं सकती, आपके बच्चों को पीछे कोई छोड़ नहीं सकती। अभी वक्ता कह रहे थे कि आदमी में नैतिकता होनी चाहिए, और नैतिक मूल्यों की अवमानना करने वाले लोग जीवन में कभी आगे बढ़ नहीं सकते। एक सफल डॉक्टर, सफल इंजीनियर, सफल कलेक्टर, सफल एसपी वो है जिसमें मानवता कूट कूट के भरी है। वरना तो कौन क्या कर रहा है इस बात से किसी का कोई लेना देना नहीं होता। तो एक बात और बताना चाहता हूं, जिस खुली सांस को आप ले रहे हैं और जी रहे हैं, 200 साल तक लगातार हमारी पूरी पीढ़ियों ने गुलामी की वो दास्तां सही है कि जीवन में इंसान अपना जीवन नहीं जी सकता था। उस आजादी को प्राप्त करने के लिए कई किसान माताओं ने अपने बेटों को खोया है, कई किसान पिताओं ने अपने औलाद को इस प्रकार बलिदान होते देखा है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसे लोग, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, आधुनिक भारत में 2023 में जी जरूर रहे हैं, पर उन पलों को याद करिए आप। एक व्यक्ति जिस दिन ये नहीं सोच सकता था, हिंदुस्तान की खोज बहुत ज्यादा पहले नहीं हुई थी, उस दिन बर्मा और रंगून की सड़कों पर जाकर कहता था, कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की, तो कौम पे लुटाए जा। समाज पे लुटाना, समाज कौम के लिए जीना, समाज को कुछ देना, यही तो क्रिएटिविटी है। इसी को तो रचनात्मकता कहते हैं। वरना अकेला व्यक्ति कोई कुछ भी कर ले, कोई कुछ भी रह ले, कोई कुछ भी जी ले। कौन जानता है हिंदुस्तान के कितने लोग अमेरिका में जाकर रहते, कौन जानता है दुनिया के लोग कहां कहां जाकर रहते हैं। इस देश में रहकर मां भारती की आराधना करते हुए, समाज को अपने आप को समर्पित रखते हुए जो लोग आगे बढ़ते हैं, मेरे लिए तो सही हिंदुस्तानी और सही GIS के स्टूडेंट वो हैं जो इन सब चीजों को अपने आप में समाहित करते हैं। लोग कहते होंगे साहब एक साथ इतना सब कुछ संभव कैसे है, तो आओ मैं बताना चाहता हूं। मैं जिन लोगों की चर्चाएं कर रहा हूं, चाहे वो सरदार भगत सिंह हो, चाहे चंद्रशेखर आजाद हो, चाहे सरदार रोशन सिंह हो, अशफाक उल्लाह खान हो, चाहे पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, मैं उन जमाने की बात करता हूं जितने न अंग्रेजी थी, न अच्छी भाषा थी, न अच्छी पढ़ाई थी, न उन दिनों GIS था। 60% नंबर लाने वाले को भी पता नहीं क्या माना जाता था। जब जमाने में इतना परिवर्तन आया है कि 60% वाला ही कलेक्टर बन जाता था, आज हम 98.6% पे पहुंच रहे हैं। और एक अध्यापक को तो इस बात के लिए सम्मानित किया गया कि उनके सारे बच्चे 100 में से 100 नंबर लेकर आए हैं। जब बच्चों में इतना परिवर्तन आया है, तो एक बात आपसे निवेदन करना चाहता हूं, आपको मात्र गाइड करने की जरूरत है। उनमें एबिलिटी भी इतनी बड़ी है, उनमें इतनी ताकत भी आई है, उनकी बुद्धि का भी इतना विकास हुआ है जो सारी की सारी चीजों को विकसित करके अपने आप में समाहित कर सकते हैं। और हम तो मां शारदे के मंदिर में हैं। ये माता तो अपनी मूर्ति पे अपने अलग अलग रूप लगाकर आपको कहती है कि मुझ में रहने वाला, मुझको पढ़ने वाला,
मेरे अनुसार जीने वाला, मुझे गुरु माता मानने वाला तो है ही वो व्यक्ति जो क्रोध को त्याग दे, भगवान की आराधना करे, जो न्याय का उपासक हो, जो फूल की तरह कीचड़ में खिले हुए कमल की तरह खिलता रहे। इतनी चीजों को जीवन में जो समाहित करेगा वही मां सरस्वती का भक्त है। तो फिर हमारे बच्चों में क्या कमी है? इसलिए बच्चों से कहना चाहता हूं, एक बेटी अभी एक प्रस्तुति दे रही थी कि मैं 98% लाना चाहती थी, 98% मिले हैं, अब जीने का कोई मतलब नहीं। तो एक बार बैठ जाओ बेटा, मैं सारे बेटे बेटियों से बताना चाहता हूं कि 98 और 96 वाली बात को दिमाग में कभी रखने की जरूरत नहीं। जीआईएस का प्रांगण तो मात्र ये सिखाता है कि असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। कहां रही कमी देखो, सोचो, सुधार करो। जब तक ना मिल जाए सफलता, जब तक ना मिल जाए सफलता, नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्षों का मैदान छोड़ मत भागो तुम। कुछ किए बिना तो जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आप लगे रहिए, प्रयत्न करिए। 98 भी ठीक है, 96 भी ठीक है। मैं उन लोगों को भी जानता हूं जो बोर्ड की परीक्षा में फेल हुए, जिनकी फर्स्ट ईयर में सप्लीमेंट्री आई, वो इस राजस्थान सरकार के कलेक्टर बने हुए हैं, सेक्रेटरी बने हुए हैं। इंसान का वक्त कब बदलता है, इंसान का दिमाग कब बदलता है। छोटा सा बच्चा भूल पैदा होता है, वजन नापते हैं 2 किलो है, 2.5 किलो है, 2.8 ग्राम है, वो बच्चे पहलवान बनते हैं, वो दारा सिंह बनते हैं, वही बच्चे बॉडी बिल्डर बनते हैं, वही आला ओहदे के अधिकारी बनते हैं। आदमी परिवर्तन, जिस प्रकार का शरीर में परिवर्तन होता है, दिमाग में भी परिवर्तन होता रहता है। आप तो बच्चे की खूबी को पहचानिए। और सारी जीआईएस टीम को जो बच्चे हमने आपको पढ़ाने के लिए दिए हैं, हमने आपको एक फूल दिए हैं खिलाने के लिए। सिर्फ आप इस फूल के मंशा समझ जाइए। जो